हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स पर। तो इससे पहले हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं कि क्लास 12th के इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से पढ़ना है। तो आप नहीं देखें, जाके चैनल पर उसको पहले देख लीजिएगा, तब आपको पूरी अच्छी प्रकार से हमारे समझाने का जो तरीका है उसको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग क्लास 12th के अर्थशास्त्र को। आज हमारा ये पहला वीडियो होगा। जो चैप्टर है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। सबसे पहली बात, आपका अर्थशास्त्र जो है दो भागों में बटा है, आपको पता होगा। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे ही आप बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जो आपका पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का। ये बात आपको पता होगा। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र दो भागों में किसने बांटा, और व्यष्टि समष्टि में अंतर क्या होता है इसको जानेंगे। आज का हमारा जो बिंदु है वह 4 बिंदु है। 4 मुख्य बात पर चर्चा करेंगे। पहली बात रहेगा हमारा अर्थशास्त्र क्या है। दूसरी बात रहेगा क्या विभिन्न अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दिया गया है उसको जानेंगे। तीसरी बात रहेगा क्या अर्थशास्त्र के भाग को जानेंगे। और चौथी और अंतिम बात रहेगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, इसको ही जानेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। और आज जो हमारा फर्स्ट बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, उसी को हम लोग आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं। उनके बाद हम लोग समष्टि को देखेंगे। तो चलिए अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होता है, उनको पहले नोट करेंगे हम लोग और जानेंगे। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ जाइए। जो परिभाषा होता है वहां आपको कॉपी नोट्स के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। अन्यथा स्क्रीन पे जब आएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्यथा लिखने में यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए स्क्रीन पर आएगा उसका डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु सेवा के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। वह हमारा क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, जिसके अंतर्गत वस्तु सेवा उत्पादन, वितरण, विनिमय का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपका सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु सेवा के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र आपका संस्कृत शब्द का अर्थ, जिसका अर्थ होता है धन, और शास्त्र की संधि से बना है, इसलिए जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र आपका संस्कृत शब्द से बना है। तो सबसे पहली बात देखते, परिभाषा आप जान ही गए कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु सेवाओं के वितरण, उपभोग, विनिमय का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आया दो चार बात कि पहली बात आया आपका वस्तु सेवा उपभोग, उनके बाद विनिमय। ये दो चार शब्द क्या होता है इसको आप समझ जाइए पहले, क्योंकि ये पूरी बुक जो है व्यष्टि समष्टि हो या व्यष्टि हो, पूरी बुक इसी पर चलेगा। यही पूरा बुक में हम लोग वर्ड को यूज करने वाले हैं। तो इसको आज ही हम लोग परिचय में क्लियर कर लेते हैं, उनके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहली बात आता है वस्तु। वस्तु जो आप समझ रहे हैं वही वस्तु होता है जो एक निर्जीव पदार्थ वस्तु होता है, निर्जीव पदार्थ या उत्पाद वस्तु होता है, जिसके द्वारा, जिसको हम मुद्रा अथवा सेवा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग अलमीरा खरीदेंगे तो वस्तु जो मुद्रा होता है उसे देकर हम प्राप्त कर सकते हैं। बल्ला या खाने का कोई भी सामान, चाउमीन हो इत्यादि, किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदने के लिए हमें जो वस्तु या सेवा देना पड़ता है, रुपया या पैसा देना पड़ता है या जो सेवा देना पड़ता है, उनसे जो हमें वस्तु प्राप्त होता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। वस्तु क्या है, एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है जिसे हम मुद्रा अथवा सेवा के बदले प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा वस्तु है। ये तो सिंपल सी बात है। अब बात आती है सेवा। सेवा आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। सेवा आपका एक गतिविधि या लाभ है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे सकती है। तो यहीं पर एग्जांपल से समझिए, सेवा जैसे हम एक पार्टी हैं, दूसरा पार्टी आप हैं, हम दे रहे हैं, आप ले रहे हैं। तो सेवा को आप देख नहीं सकते हैं। जब हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो आप क्या देख सकते हैं, शिक्षा किस प्रकार से दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना शिक्षा दे रहा है, ये सब तो नहीं दे सकते। यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या कर सकता है,
लाभ देता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करेगा, यहाँ पर लाभ देगा। सेवा आपका एक गतिविधि है, जैसे डॉक्टर एक मरीज को सेवा देता है, आप देखते होंगे क्या डॉक्टर एक मरीज को सेवा देता है, उसके बदले में क्या प्राप्त करता है, रुपया और पैसा। लेकिन जब वो इलाज करता है तो इलाज को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। उसी प्रकार से हम शिक्षा दे रहे हैं आपको, शिक्षा को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है सेवा क्या है, आपका एक गतिविधि या लाभ है। उसके बाद पॉइंट आता है कि वितरण। सिंपल सी बात, बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। आप तो जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बांटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वितरण बोलते हैं। ये तो बात थोड़ा सा तो क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट आ जाता है विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु क्या प्राप्त करेगा, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु क्या प्राप्त करेगा। विनिमय का अर्थ क्या हुआ, किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। जैसे कि पुराने जमाने में जैसे कि गेहूं के बदले चावल दिया जाता था, चावल के बदले गेहूं दिया जाता। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, विनिमय उसी को बोलते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, विनिमय बोलेंगे। अब बात आता है उपभोग। तो उपभोग किसको बोलेंगे, उपभोग हम उसको बोलेंगे, तो उपभोग आपका एक क्रिया है जिसके द्वारा मानव अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु सेवा का उपयोग किया जाता है और इसकी उपयोगिता का मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। उपभोग क्या है, एक क्रिया। उपभोग क्या है आपका, एक क्रिया है। मानव की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का उपभोग किया जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोग कहते हैं। मान के चलिए मानव की आवश्यकता हुई बिस्किट खाने की, क्या हुई, बिस्किट खाने की इच्छा हुई। तो यहाँ पर मानव की क्या है, ये आवश्यकता है। तो उपभोग क्या है, उपभोग एक प्रकार की क्रिया है जो मानव की जो प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु सेवा का उपयोग करता है। तो मानव की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किसकी जरूरी है, बिस्किट का। तो मानव किसका उपभोग करेगा, तो बिस्किट का। याद रखना है, उपभोग जो करेगा अर्थात जो खाएगा वही हमारा क्या है, उपभोग है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ है कि उपभोग एक प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा मानव अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु हो या सेवा उनका प्रयोग करता है। और वस्तु खरीदने में तो जो वस्तु जो खरीदेगा इनके बदले तो मूल्य अदा करना पड़ेगा। तो उसी को सेकंड लाइन में लिखा हुआ है क्या, और इसकी उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। बिस्किट का जो मूल्य होगा, मान के चलिए 10 रुपया बिस्किट का मूल्य है, तो यह मूल्य किसके द्वारा चुकाया जाएगा, जो उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करेगा। अर्थात उस वस्तु को उपभोग जो करेगा वो होता है, क्या होता है, उपभोक्ता। जो खाने की क्रिया है, उपभोग करने की क्रिया, वो हमारा क्या, उपभोग है। और जो वस्तु का उपभोग कर रहा है अर्थात खा रहा है, वो हमारा क्या है, उपभोक्ता है। तो और वस्तु का मूल्य कौन अदा करेगा, तो उपभोक्ता ही करेगा। तो सिंपल सी बात वही आप देख रहे होंगे, क्या एक क्रिया है, उपभोग एक क्रिया है जो मानव की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का उपभोग किया जाता है और इसकी उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। अब बात आता है सेकंड बात, चलिए इसको हटा देते हैं। आप समझ में, आई होप आपको ये पूरी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। आप पहले ये बात को समझिए कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु सेवा उपभोग वितरण विनिमय का अध्ययन किया जाता है। उनके बाद आप समझ गए वस्तु सेवा उपभोग विनिमय क्या होता है, इनको भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए, क्योंकि आपको यहीं पर बता दें, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, पूरा अच्छी प्रकार से बुक को समझना है। दूसरी बात आ जाता है कि विभिन्न अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा। देखिए अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न अर्थशास्त्री बहुत सारा परिभाषा दिया है, सबका परिभाषा याद रखना नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वे में जो पूछा जाता है उसी को देख लीजिए। तो देखिए आपका पहला होगा धन संबंधी परिभाषा। तो अर्थशास्त्र में धन संबंधी परिभाषा दिया अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, वाकर और सीनियर। ऑप्शन में आपका इसी प्रकार से तीनों को याद रखना है, क्या कौन कौन दिया, एडम स्मिथ, वाकर और सीनियर। उनके बाद है कल्याण संबंधी विचारधारा। तो कल्याण संबंधी विचारधारा से संबंधित आपका परिभाषा देता है मार्शल, पिगू, कैनन। तीनों का नाम याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पक्का आता है, यहां से जरूर पूछा जाएगा, मार्शल, पिगू, कैनन। उनके बाद आता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। तो रॉबिन्स और विकिस्टिड जो है अर्थशास्त्री वो देता है आपका दुर्लभता संबंधी परिभाषा। चौथा आता है विकास केंद्रित विचारधारा से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा जो देता है वो देता है आपका सिर्फ एक सैमुअल्सन। ये चारों को आप अच्छी प्रकार से ध्यान में रख लीजिएगा, अगर याद करना होगा तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहां से पक्की आएगा। तो दूसरा आप समझ गए क्या, विभिन्न अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया गया है, आप डायरेक्ट उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है अर्थशास्त्र के भाग। देखिए थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक।
अर्थशास्त्र की परिभाषा को जान गए, विभिन्न अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दिया है, अर्थशास्त्री का नाम को जान गए। अब अर्थशास्त्र के भाग थोड़ा लंबा पॉइंट चलेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए अर्थशास्त्र के भाग में क्या होता है, आर्थिक क्रिया के उद्देश्य के आधार पर 1933 में रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। सबसे पहली बात आप यहां समझिए कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, सबसे पहले उनको समझेंगे। आर्थिक क्रिया क्या होता है सबसे पहले हम लोग इनको समझेंगे, उनके बाद हम लोग अर्थशास्त्र को जो 2 भागों में बांटा है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आर्थिक क्रिया क्या होता है उनको समझिए, और आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आर्थिक क्रिया क्या होता है इसको समझना, उनके बाद आर्थिक क्रिया के प्रकार को, उनके बाद हम लोग समझेंगे अर्थशास्त्र को जो 2 भागों में बांटा है उनको समझेंगे। तो आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया हम लोग उस क्रिया को कहेंगे, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहेंगे जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की सीमित साधनों से उपयोग से होता है। आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहेंगे जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों से होता है। दूसरा पॉइंट आप याद कर सकते हैं, सिंपल सा भाषा में समझिए, आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे, आय को सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती है। आय को सृजन करने वाली सभी क्रियाएं जो होती है वही हमारा आर्थिक क्रिया कहलाती है। कोई भी कार्य मनुष्य करता है तो उससे आय प्राप्त करना चाहता है, जितनी भी कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता है उनसे मनुष्य को अगर आय प्राप्त हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे। लेकिन सभी क्रियाएं आय प्राप्त नहीं कर सकती है। जैसे कि बात करते हैं, आप अगर अपने घर में खुद का कोई काम करते हैं तो उससे आपको आय प्राप्ति नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि सभी क्रिया जो है हमें आय को सृजित नहीं कर सकते हैं, सभी क्रिया में हम लोग आय का सृजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आय को सृजन करने वाली सभी क्रियाएं क्या होगी, हमारी आर्थिक क्रिया होगी। लेकिन जिस क्रिया से हमें आय का सृजन नहीं होगा वो हमारा आर्थिक क्रिया नहीं होगा। तो सिंपल सी बात में समझ गए कि आय का सृजन करने वाली सभी क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया है। अब आर्थिक क्रिया के थोड़ा सा प्रकार को देख लीजिए। आर्थिक क्रिया के प्रकार में 4 प्रकार आता है। पहला उपभोग, उनके बाद उत्पादन, विनिमय और निवेश। सबसे पहले आप आर्थिक क्रिया का प्रकार को देखिए। अर्थशास्त्र के भाग में जब आए तो रैगनर फ्रिश 1933 में क्या करता है, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटता है। तो हम लोग आर्थिक क्रिया नहीं जानते थे, आर्थिक क्रिया को समझ गए कि आय को सृजन करने वाली सभी क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया है। उनके बाद हम लोग क्या समझे कि आर्थिक क्रिया के प्रकार पर आए हैं। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार आपका 4 है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। तो उपभोग क्या है आपको हम बता दिए, एक क्रिया है जो मानव की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है उत्पादन पर। बात किस पर आता है, उत्पादन। वस्तु या सेवा का जब उपभोग कर रहे हैं वह वस्तु बनेगा तभी ना उपयोग कीजिएगा। अगर किसी मान के चलिए बिस्किट का उदाहरण दिए थे, बिस्किट बनेगा तब ना आप उपयोग कीजिएगा। जो बिस्किट बनाने की प्रक्रिया है हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। सिंपल सी बात, उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा को बनाने को उत्पादन कहा जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु हो या सेवा हो, वस्तु या सेवा बनता है तो मानव इसका क्या करता है, उपभोग करता है, यानी कि उपयोग करता है। यानी कि वस्तु या सेवा को बनाना पड़ता है, वस्तु या सेवा उसे बनाना पड़ेगा। तो वस्तु या सेवा को बनाने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादन। क्लियर हो गया होगा कि वस्तु और सेवा अर्थात उपभोग करने वाली वस्तु को बनाने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। यानी कि उपभोग करने वाली वस्तु को बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। आई होप आपको उपभोग क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। आर्थिक क्रिया का ये दूसरा प्रकार था। अब आता है उत्पादन का एजेंट, यानी कि उत्पादन करने में आपको 5 चीजें की आवश्यकता होगी। पहला, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता। देखिए एक एक करके समझिए। यानी किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए कहीं भी उत्पादन करेंगे तो भूमि की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, उनमें लेबर की आवश्यकता होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रम बोलते हैं। तीसरी, पूंजी अर्थात रुपया पैसा की आवश्यकता होगी। चौथा, संगठन होगा तो अच्छी प्रकार से हम लोग किसी भी वस्तु का बड़े पैमाने पर उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। पांचवा, उद्यमिता, यानी कि व्यक्ति के पास जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए जो वस्तु का उत्पादन करेगा। तो उत्पादन भी आप समझ गए। क्या उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा को क्या कहते हैं, उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा को बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पादन बोलते हैं। और उसका क्या है 5
एजेंट है, एजेंट को ध्यान में रखिएगा। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं विनिमय को। विनिमय क्या है? विनिमय का तो आपको बता दिए अदला बदली। आपको क्या बताए थे? विनिमय का मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। तो अभी इकोनॉमिक्स में आपका क्या होता है? विनिमय दो प्रकार से होता है। पहला होता है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा साधन कीमत निर्धारण। देखिए कोई भी कंपनी है तो जिस प्रकार से आप बिस्किट देखिए, तो बिस्किट जो अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो वस्तु कीमत विनिमय दो प्रकार से, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। तो वस्तु कीमत निर्धारण, तो कोई भी कंपनी अगर किसी भी वस्तु का निर्माण करेगा तो उत्पाद के बदले, उत्पाद क्या था? जो भी वस्तु बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो जो भी वस्तु उत्पाद होता है उसके बदले कंपनी क्या हासिल करेगी उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु कीमत निर्धारण। अर्थात कीमत निर्धारण की प्रक्रिया कंपनी उत्पाद के बदले क्या क्या हासिल करेगी इसको बोलेंगे वस्तु कीमत निर्धारण। मान के चलिए आपका बिस्किट ही क्या क्या था? कंपनी उत्पादन क्या था अभी बताए थे, तो इसके बदले कंपनी क्या हासिल करेगी? रुपया पैसा हासिल करेगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु के बदले जो कंपनी हासिल करेगी उसे क्या बोलते हैं? वस्तु कीमत निर्धारण। वही बात आता है साधन कीमत निर्धारण। तो आप सिंपल सा समझिए, जब आप वस्तु का उत्पादन कर रहे थे तो वहां उत्पादन का 5 एजेंट था। पहला भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता, यही 5 चीज था। तो यही 5 चीज जो आप देखे, तो इन वस्तु का जो कंपनी उपयोग करेगा तो इनके विक्रेताओं को जो रुपया पैसा देना होगा उन्हीं को कहते हैं हम लोग साधन कीमत निर्धारण। यानी कि लेबर को रुपया देना होगा, जिस भूमि का हम लोग प्रयोग करेंगे उसके बदले रुपया देना होगा। उद्यमिता उद्यमिता और संगठन और पूंजी, इन सभी में हमारा क्या होगा? साधनों की सेवा साधनों की सेवा के लिए उनके विक्रेता को जो दी जाएगी, जो रुपया पैसा दिया जाएगा, यानी कि साधन के बदले कंपनी जो भी रुपया पैसा खर्च करेगी वह साधन कीमत निर्धारण हो जाएगा। वहीं आपका वस्तु कीमत निर्धारण क्या था? कीमत निर्धारण की प्रक्रिया है आखिर कंपनी उत्पाद के बदले क्या हासिल करेगी। आई होप आपको विनिमय क्या होता है दो प्रकार से हो गया। विनिमय का आप समझ गए कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु क्या किस प्रकार से आदान प्रदान होगा, यानी अर्थात सिंपल से भाषा अदला बदली को क्या बोलते हैं हम लोग? विनिमय बोलते हैं। और विनिमय आपका दो प्रकार से, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। अंतिम आपका आर्थिक क्रिया के प्रकार में है निवेश। क्या है? निवेश। तो ऐसा वह जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए उसे निवेश कहते हैं। मान के चलिए कोई कंपनी है, उसमें हम लोग क्या कहें, इसका सालाना टर्नओवर है 100 करोड़, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, 100 करोड़ में 200 करोड़ रुपया और लगा दिए। जितना चल रहा था कंपनी 200 करोड़ रुपया अलग से और लगा लिए। तो सिंपल सी बात है, जब इसमें आप 200 करोड़ रुपया और लगाएगा तो इसमें उत्पादन की क्षमता जो होती है वो बढ़ेगा। तो वही जो उत्पादन की क्षमता जो बढ़ रही है, यहाँ उत्पादन की क्या होती है? क्षमता यहाँ बढ़ रही है। उत्पादन की क्षमता जो बढ़ेगी तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही 200 करोड़ रुपया जो यहाँ लगा रहे हैं हम लोग इस कंपनी में, जो 200 करोड़ रुपया, तो ये हमारा क्या हो गया? 200 करोड़ रुपया निवेश। और निवेश हम किसको बोलेंगे? जो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि लाएगा वही हमारा क्या हो जाता है? निवेश। ऐसा व्यय यानी ऐसा खर्च 200 करोड़ रुपया जब आज इस कंपनी में खर्च कीजिएगा तो 100 करोड़ से ये बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 200 करोड़ के आसपास यहाँ पर इसका टर्नओवर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर निवेश समझना है। तो निवेश क्या होता है? ऐसा व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएगा वो हमारा क्या होता है? निवेश होता है। तो ये जो हम लोग खर्च करेंगे अगर इस कंपनी पर, तो उत्पादन में यहाँ वृद्धि होगा। तो उत्पादन में वृद्धि होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा वह जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा निवेश क्या होता है। तो निवेश को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, अर्थात ऐसा वह जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निवेश। ठीक है। अब बात आ जाती है कि आर्थिक क्रिया के आधार पर जो रेगनर फ्रिश अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। कौन बांटा था? रेगनर फ्रिश अर्थशास्त्र को क्या किया था? दो भागों में बांटा था। तो अर्थशास्त्र का वो दो भाग पर अब हम लोग चलते हैं। तो आप ये समझे कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया को प्रकार को समझ गए। अब घुमा के हम मेन बिंदु पर आते हैं। देखिए एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, सभी को पूरी अच्छी प्रकार से समझना है। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर रेगनर फ्रिश क्या करता है? अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटता है। वही आपका 1933 में कब बांटा? याद रखिएगा 1933 में बांटता है। और किस आधार पर बांटता है? तो आर्थिक क्रिया के आधार पर बांटता है। और आपका कौन बांटता है? रेगनर फ्रिश। और वही आपका रेगनर फ्रिश अर्थशास्त्र को यही दो भाग बांटा है जो आप
आप पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आपका रेगनर फिश 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सिंपल सी बात, आपका व्यष्टि और समष्टि में अंतर देखेंगे, उनके बाद ये आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको हम बता भी देंगे। सिंपल सी बात, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र स्तर पर अध्ययन करेंगे। वह से व्यष्टि, वह से व्यक्तिगत, याद रखेगा, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर, छोटे स्तर पर अध्ययन करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर अध्ययन करेंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता, उनका जो उत्पादक फर्म जो होता है, एक उपभोक्ता का ही अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिगत मतलब एक अकेले का। लेकिन आपका समष्टि संपूर्ण स्तर पर अध्ययन करेगा। अंतर आप देख लीजिए, कल से जो हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको जो इसका डिफिनेशन क्लियर आपको हम लिखवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, क्लियर आपको हम लिखवा देंगे। पूरी बुक पढ़ने के बाद इस व्यष्टि अर्थशास्त्र का खुद से परिभाषा आप बना सकते हैं। तो इनका हम लोग क्या करते हैं, दो चार को अंतर देख लेते हैं। किताब में दिया गया है, आपको दो चार, अगर जो हल्का हल्का लगेगा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ बड़ा बड़ा है, बड़ा उतना लिखना नहीं है, छोटा छोटा आप देख लीजिएगा। अंतर तो आज तक पूछा नहीं है, सिर्फ पूछता है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, लेकिन अंतर पूछे जाने का चांस आता है, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को थोड़ा सबको बता देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपका ये घर से संबंधित दूसरा बाहर नहीं जाएगा, यानी कि घर में ही आपका और बाजार में ही इसको समेट कर रख देंगे। लेकिन आपका समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण देश स्तर पर जाएगा, और समष्टि अर्थशास्त्र आपके क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत आपका आ गया होगा, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल आय, इस सबको पढ़े होंगे। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका यहाँ बिल्कुल न्यू रहेगा और इसको ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेगा और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण स्तर पर अध्ययन करेगा। बस इतना ही अभी आपको याद रखना है, आगे क्या होगा आपको हम बता ही देंगे। अगर आपको देखना चाहते हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन को उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अंतर को देख लीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेगा और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण स्तर पर अध्ययन करेगा। और एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, जैसे वो आर्थिक समस्या सब जो लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर में इसी सबको पढ़ना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आपको हर एक पॉइंट सेकंड चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। तो दो तीन को बता देते हैं, उसके बाद आप खुद ही नोट कर लीजिएगा क्या अंतर, ठीक। उनके व्यष्टि की परिभाषा आपको बता दी, हम लिखा देंगे। इसका मुख्य उपकरण क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण क्या है, मांग और आपूर्ति है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण मांग और आपूर्ति है, यानी कि व्यक्ति का जो मांग होगा उसी का पूर्ति होगा। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण क्या होगा, बाजार का जो संपूर्ण मांग होगा और संपूर्ण पूर्ति, उस पर यह निर्भर करेगा। उनके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र आय एवं रोजगार के सिद्धांत के द्वारा भी जाना जाता है। तो अब क्लियर सी बात आपको बताए, तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को जब हम पढ़ाएंगे तो आज से हमारे देख लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेगा, और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण स्तर पर अध्ययन करेगा। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है, और आर्थिक क्रिया के प्रकार को पढ़ लिए। और व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का अपना डिफिनेशन जो होता है बढ़िया से आपको लिखा देंगे, सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण स्तर पर अध्ययन करेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़े क्या, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे क्या अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा देखिए। अर्थशास्त्र के अंतर्गत दो चार मुख्य बिंदु आया, जैसे वस्तु, सेवा, वितरण, विनिमय, इन सभी को हम लोग समझे। पूरी बुक इसी पर चलेगा, पूरा वर्ड इनको हम यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझ गए वस्तु सेवा समझ गए, अर्थशास्त्र क्या होता है ये समझे। उनके बाद अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न अर्थशास्त्री जो परिभाषा देता है उनको समझे। उनके बाद हम लोग क्या किए थे, अर्थशास्त्र के भाग पर जब आए तो आर्थिक क्रिया के आधार पर 1933 में रेगनर फ्रीज क्या करता है, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटता है। हम लोग सबसे पहले आर्थिक क्रिया को नहीं जानते थे, आर्थिक क्रिया को जाने, उनके बाद आर्थिक क्रिया के प्रकार को जाने, और उनके बाद अंतिम में हम लोग व्यष्टि समष्टि का थोड़ा सा परिचय को जाने। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्ति होता है और आपका ये चैप्टर भी अंत हो जाता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको हम बता दिए, नोट्स आपको वहां भी मिल जाएगा, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप उसके साथ भी नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर ही दो चार बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि इस फ्री बैच का सबको लाभ मिल सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।